हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का बूस्टर रिवीजन। यानी 1 घंटा के अंदर अंदर, 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट का सेशन है भैया। यानी 45 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बहुत फास्ट वे में रिवाइज करवाऊंगा। फास्ट वे में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग मेरे मैराथन देख के आए हो, बिकॉज मैं कुछ यहां पे समझाने नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट आपसे सवाल पूछूंगा और आप चैट बॉक्स में जवाब दोगे। और जो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उनका एग्जामिनेशन का क्या बोल सकता हूं, उनका एग्जामिनेशन तो खराब जाना ही है। पार्टिसिपेट करो भाई, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, हर कोई चैट बॉक्स में लिखेगा। जो भी सवाल पूछूंगा, जैसा भी सवाल पूछूंगा, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे ही तो याद होगा ना। मैं तुमको याद करवाने आया हूं। 45 या 50 मिनट्स मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, बैठूंगा, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। कुछ समझाऊंगा नहीं। आज समझाने का काम नहीं है मेरा, क्लियर है? रिवाइज करवाने का काम है। रिवाइज कैसे होता है कि मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दोगे चैट बॉक्स में। फटाफट से बताओ, रेडी हो कि नहीं हो बताओ। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि आंसर कैसे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में। आंसर्स किस तरह से लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्या पूरा का पूरा प्रोविजन समझाना है या खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो सब कुछ आज इस पर्टिकुलर वीडियो में होगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं 4 ऐसे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, 4 ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लाया हूं जो कल के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, कल के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। इसका पूरा का पूरा आंसर डिस्कस करके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, आंसर फटाफट से देते जाना। और आज फटाफट से रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले बताओ कि अगर तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाए, तो बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? बताओ, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? रे बताओ, रे बताओ, सब कोई पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? एग्जामिनेशन में पूछेगा व्हाट राइट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर पूछा है तो क्या लिखोगे? कौन, किसने ड्राफ्ट किया, किसने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट कौन किया? बताओ, नाम बताओ उनका। सबको पार्टिसिपेट करना है। सो इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अंबेडकर। ऐसे करके लिखना, भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्ट नहीं किया है, ड्राफ्ट तो किया है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ने। एक कमिटी बनाया हुआ था, एक कमिटी का गठन किया हुआ था। सो लिखना, इट वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है कि नहीं बताओ। इसके बाद ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करवाया गया था? अडॉप्ट कब करवाया गया था? अडॉप्ट बोल रहा हूं, अडॉप्ट अडॉप्ट अडॉप्ट। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। 26 नवंबर 1949। एप्लीकेबल कब करवाया गया था? 26 जनवरी 1950। जल्दी बताओ, आंसर बताओ, एप्लीकेबल कब करवाया गया था? 26 जनवरी 1950। ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल्स है? सब कोई आंसर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल्स है? जल्दी बताओ। जो आंसर नहीं देगा उनका पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा कल। इसीलिए सब कोई पार्टिसिपेट करेगा, सब कोई लाइक करेगा, सब कोई शेयर करेगा। आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता कैसे चलता है? मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने पार्टिसिपेट किया या नहीं? ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल है? जल्दी बताओ, कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल है? लिखा हुआ आना चाहिए। बताओ बताओ बताओ, सब कोई पार्टिसिपेट करो, एकदम सर से आना चाहिए चैट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स है और 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। ओके, 448 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। तो ये 4 लाइन लिख देना जाके। इट वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इसके बाद वाला पॉइंट में लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल्स। लेकिन भैया आपने कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन तो अलग पढ़ाया था। अरे गधे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 5 मार्क्स का
राइट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या क्या लिखोगे वो मैं समझा रहा हूं, क्लियर है? समझा कि नहीं बताओ? अच्छा बताओ कि सिक्स फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिया हुआ है? आंसर बताओ। सिक्स फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिया हुआ है? कौन से पार्ट में 6 फंडामेंटल राइट दिया हुआ है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से, आंसर दीजिए अपना। पार्ट 3 में दिया हुआ है, पार्ट 3 में दिया हुआ है, पार्ट 3 में। ओके, इसके बाद ये बताओ कि 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है? हर कोई एक एक राइट करके लिखेगा। 6 फंडामेंटल राइट क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्या क्या है 6 फंडामेंटल राइट्स? जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। 6 फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, राइट अबाउट 6 फंडामेंटल राइट्स, तो क्या लिखोगे बताओ? एक एक करके राइट्स का नाम बताते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, पार्टिसिपेट करते जाओ रे बाबा। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मतलब कि तुमको याद करवा रहे हैं, ठीक है? तुमको याद करवा रहे हैं। क्या तुमको याद करवा रहे हैं बताओ? 6 फंडामेंटल राइट में आता है सबसे पहला राइट, राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल भी याद करना है, सिर्फ राइट नहीं याद करना है। राइट ऑफ इक्वालिटी ब्रैकेट में आर्टिकल 14 टू 18, राइट ऑफ फ्रीडम ब्रैकेट में आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके बाद राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, छो के छो राइट आर्टिकल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। छो के छो राइट आर्टिकल के साथ फटाफट से एक्सप्लेन कीजिए। 6 फंडामेंटल राइट क्या है बताइए, वेट कर रहा हूं आपका। फटाफट से एक्सप्लेन कीजिए, हर किसी को एक्सप्लेन करने बोल रहा हूं मैं। 6 फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन कीजिए, आर्टिकल के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्लियर है? ओके, अब ये बताओ स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट अंडर कौन से आर्टिकल में आता है? स्टेट का डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में आता है ये बता दो, ये बता दो। स्टेट का डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में आता है भैया? आर्टिकल 12, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। स्टेट इंक्लूड्स लोकल अथॉरिटी, या तो पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, स्टेट में तुम क्या बोलोगे? स्टेट इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट में क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आता है, पार्लियामेंट में भी आता है, लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी। स्टेट मतलब बताओ, स्टेट मतलब बताओ, चैट बॉक्स में बताओ स्टेट मतलब क्या होता है, बताओ चैट बॉक्स में बताइए कि स्टेट कौन से आर्टिकल से आता है। ऐसे करके लिखो, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स। क्या क्या होता है बताओ? स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स। फटाफट से टाइप करो। व्हाट्सएप में तो तुम बहुत अच्छे से टाइप करते हो, अपने बाबू सुना से बात करने के टाइम में तो तुम बहुत अच्छे से टाइप करते हो, बहुत फास्ट टाइप करते हो। अभी क्यों नहीं कर पा रहे हो टाइप? जल्दी करो। स्टेट का मतलब बताओ। स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स क्या क्या है बताओ, जल्दी से बताओ, लिख के बताओ। जल्दी। ओके, आइए। So state under Article 12 includes Parliament and Government of India, Legislative and Government of each other, and all local and other authorities। ये सब समझा चुका हूं, बहुत डिटेल्ड वे में समझा चुका हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब मैराथन नहीं देखे हो, मैराथन नहीं देखे हो तुम, क्लियर है? इसके बाद ये बताओ प्रियम्बल। अगर मान लो कि राइट अबाउट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल दे तो तुम क्या लिखोगे? राइट अबाउट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल दे क्वेश्चन में और 5 मार्क्स का पूछ ले तो तुम क्या लिखोगे? पॉइंट वाइज लिख देना। जिस तरह से प्रियम्बल लिखा जाता है ना, जिस तरह से फर्स्ट पेज में प्रियम्बल लिखा जाता है उसी हिसाब से लिख देना। ठीक है, उसी हिसाब से क्या लिख देना। फर्स्ट पेज में मतलब कि देखिए हो सरकारी पन्ने में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जाता है, उसी हिसाब से तुम लिख सकते हो। या तो ये वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सबसे पहले लिखना सॉवरजिन, सॉवरजिन ब्रैकेट में लिखना इंडिपेंडेंट कंट्री। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब क्या हो गया? सोशलिस्ट मतलब हमेशा हमें
कंट्री के फेवर में रहना है, हमेशा हमें कंट्री के फेवर में, उसके जो पॉलिसीज है हमेशा कंट्री के फेवर में रहना है। इसके बाद सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कि कोई जाति पाति नहीं। इसके बाद क्या, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। बताओ जल्दी बताओ, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या वर्ड आएगा, एक एक वर्ड करके एक्सप्लेन करो। सब सब एक एक अलग अलग वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, सब एक एक अलग अलग वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। तूफान की तरह आना चाहिए, हर किसी को अलग अलग वर्ड सब एक्सप्लेन करेंगे। सॉवरजिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही सब तो रहता है प्रियम्बल में, यही सब तो रहता है प्रियम्बल में। क्या क्या समझा, समझा ना? तो यहां पे लिख देना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स सॉवरजिन, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, एक लाइन एक्सप्लेन कर देना उसको। सोशलिस्ट एक लाइन एक्सप्लेन कर देना, सेक्युलर एक लाइन एक्सप्लेन कर देना, डेमोक्रेटिक एक लाइन एक्सप्लेन कर देना, रिपब्लिक एक लाइन एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, देखो यहां पे, देखो इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख देना। ओके, क्लियर है तुमको? प्रियम्बल के बारे में पूछा तो लिख दोगे क्या? प्रियम्बल के बारे में तुमको पूछा तो लिख दोगे? अब कल ये मत बोलना कि सर आपने नहीं पढ़ाया था। प्रियम्बल के बारे में पूछा तो तुम क्या लिख दोगे बताओ? ये 8 के 8 वर्ड्स तुमको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद बताओ राइट ऑफ इक्वलिटी का, राइट ऑफ इक्वलिटी का पूछ रहे हैं तुमसे, तुमसे पूछ रहे हैं राइट ऑफ इक्वलिटी का आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है बताओ? आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 के बारे में बताओ, राइट ऑफ इक्वलिटी का आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? हेडिंग बताओ, सिर्फ हेडिंग। मैं क्या बोला था हेडिंग लिखने के लिए? मैं क्या बोला था हेडिंग लिखने के लिए? अब देखो आंसर, आंसर देखो तुम, राइट ऑफ इक्वलिटी। मान लीजिए आपको राइट ऑफ इक्वलिटी एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया एग्जामिनेशन में, आपको राइट ऑफ इक्वलिटी एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया, तो राइट ऑफ इक्वलिटी कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल आता है बताओ? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। इन्होंने देखो, इन्होंने क्या पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है या सिर्फ एक एक लाइन करके एक्सप्लेन किया है? सिर्फ एक एक लाइन करके एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में एक लाइन एक्सप्लेन किया है, दिस राइट इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। इसके बाद आर्टिकल 14 का हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया है, आर्टिकल 14 का हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आर्टिकल 15 का हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आर्टिकल 16 का हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया है, आर्टिकल 17 का हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया है, आर्टिकल 18 का हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? इस तरीके से आपको सिर्फ हेडिंग एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर का कंटेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ हेडिंग एक्सप्लेन करना है, सिर्फ हेडिंग बताना है। ठीक है, ये बताओ राइट ऑफ इक्वलिटी का आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 14 बोलता है फॉरवर्ड्स क्लास लेजिस्लेशन, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई नहीं है, ये कंट्री में सब एक है, ये इंडिया में सब एक है, ये भारत में सब एक है। ओके, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 बोलता है फॉरवर्ड्स क्लास लेजिस्लेशन, फॉरवर्ड्स क्लास लेजिस्लेशन। ओके, इसके बाद देखिए सिर्फ इतना लिखना है, आर्टिकल नंबर 14 फॉरवर्ड्स क्लास लेजिस्लेशन लाइक ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। इस तरह से आप लिख दोगे, बस हो गया, बात खत्म। ओके, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। समझा दीजिएगा, अपने वर्ड्स में समझा दीजिएगा। अगर ये वर्ड आपको लिखना नहीं आता तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में समझा दो। इसके तरह ये जो है ये भी तो अवेलेबल है आपके पास, ये नोट्स भी तो अवेलेबल है आपके पास, अपने वर्ड्स में समझाओ। देखो आर्टिकल नंबर 14 गारंटीज इक्वलिटीज बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू ऑल पर्संस नो मैटर ही इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास, मुस्लिम, फर्क नहीं पड़ता कोई कौन है, सबको लॉ प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल सा बात है। क्लियर है? आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलता है बताओ? आर्टिकल 15 क्या बोलता है? जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि ये कौन सा रिलीजन का है, ये काला है या गोरा है, ये मेल है या फीमेल है, इसका कास्ट क्या है, इसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। किसी के साथ इन सब रीजन्स पे डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ नहीं करना है। ठीक है, इन सब बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इन सब बेसिस पे लिखना ना, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ग्राउंड्स। रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, एनी ऑफ देम हो गया। तो ये 6 बेसिस पर किसी के साथ भी क्या नहीं करना है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, काला गोरा कुछ नहीं होता, हर इंसान को इक्वल क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके,
इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 16 एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सबको इक्वालिटी मिले वहां पे, हिंदू भी वहां पे काम करे, मुस्लिम भी वहां पे काम करे, हर किसी को काम मिले, सिंपल सा बात है, ठीक है, हर किसी को काम मिले। तो 16 भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का बात करता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, बताइए बताइए, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, हिंदी में बताइए, हिंदी में या तो इंग्लिश में या तो बांग्ला में, जिस किसी लैंग्वेज में भी बताना है बताओ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो कि आर्टिकल नंबर 17 में लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो। अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत में मानते हैं, जैसे कि गांव में ना ऐसे होता है ना, जो गांव घर में ना बहुत लोगों को, लोग छोटा छोटा कास्ट को लोग छूता नहीं है, बोलता है अरे ये चमार है, इसको क्यों छुएंगे, इसको छू के हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसको छू के हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो सब सीन आजकल नहीं चलता है। अनटचेबिलिटी आजकल क्या है, अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड है। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल हो जाएगा। अरे तुमको मतलब क्या, तुम सिर्फ हेडिंग लिखेगा, तुम सिर्फ हेडिंग लिखेगा। इसके बाद ये बताओ, एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब, अरे भैया आजकल छपरी छपरी वाला नाम तुम यूज नहीं कर सकते हो अपने नाम के आगे, जैसे मैं अपने नाम के आगे सर, किंग, प्रिंस नहीं लगा सकते, सिंपल सा बात है, इसको बोलते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल नंबर 18 बोलता है ये, ठीक है, आर्टिकल नंबर क्या बोलता है, 18। इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 बोलो। आर्टिकल नंबर मतलब कि 19 बहुत सारा फ्रीडम देता है, आर्टिकल नंबर 19 बहुत सारा फ्रीडम देता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तुम्हारा मुंह है तुम बोलो, तुम्हारा मुंह है कुछ भी एक्सप्रेस करो। फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, अरे बिना बंदूक का तुम कहीं भी पीसफुली अड्डा जमा सकता है, तुम अपने कॉलेज के बाहर अड्डा जमाया हुआ रहता है ना, एग्जामिनेशन है 9 बजे से लेकिन पहुंच गए 7 बजे से, क्यों भाई, क्योंकि अड्डा जमाना है ना, दोस्त लोग के साथ बात करना है, चाय टपरी पे बैठना है, क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। इसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, तुम अपना एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन भी बना सकते हो। इसके बाद कहीं पर भी जाना है जाओ ना, कश्मीर जाना है, कन्याकुमारी जाना है जाओ, फटाफट से मूव फ्रीली थ्रू आउट द मतलब कि टेरिटरी ऑफ द कंट्री, डिसाइड एंड मतलब कि सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि कहीं पर भी रह भी सकते हो। तो ये सब चीज का ना फ्रीडम देता है, तुम कोई भी प्रोफेशन अपनी मर्जी से चालू कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 6 फ्रीडम देता है, वो 6 के 6 फ्रीडम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो फ्रीडम देता है वो 6 के 6 फ्रीडम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 20 आते हैं, आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, आ जाओ, मजा आ रहा है। आर्टिकल नंबर 20 हमें 3 प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, यानी कि जो क्राइम तुमने पास्ट में कर दिया उस क्राइम का सजा अभी तुमको नहीं मिलेगा, जो क्राइम तुमको पास्ट में कर दिया उस क्राइम की सजा तुमको अभी नहीं मिलेगा। मान लो कि तुमने 3 साल पहले कुछ क्राइम किया, उस वक्त उसकी सजा नहीं थी, लेकिन आज के दिन में उसका सजा है, तो क्या तुमको सजा दे देंगे क्या, नहीं ना, नहीं देंगे। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस इसको बोलते हैं हम लोग। ये 5 मार्क्स में आ सकता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस समझाओ, ऐसे बोल सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस समझाओ, व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, बोल सकते हैं व्हाट इज मतलब कि डबल जियोपार्डी। फिर ये मत बोलना कि भैया पढ़ाए नहीं है आप, ये मत बोलना भैया पढ़ाए नहीं है, ये सब याद कर लेना। मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस मतलब कि जो सजा पहले नहीं था वो सजा अभी हो गया, सिंपल सा बात है। एंड डबल जियोपार्डी का मतलब क्या हो गया, नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि एक गुना के लिए एक पर्सन को बार बार जेल नहीं भेजा जाएगा। मान लो कि संजू बाबा है, संजू बाबा जेल से आए, वापस क्या जेल मतलब कि चले जाते हैं क्या, नहीं ना, एक गुना के लिए सिर्फ एक सजा, एक गुना के लिए सिर्फ एक सजा। लेकिन हाँ, एक टाइप का गुना अगर बार बार कर रहे हैं तो उसके लिए तो सजा होगा ही। मान लो कि क्राइम किए, जेल गए, वापस जेल से छूटे, वापस क्राइम किए, वापस तो जेल जाना पड़ेगा ना भाई, सिंपल सा बात है। सेम टाइप का गुनाह में सजा है, लेकिन सेम गुनाह में सजा नहीं है, ओके, सेम टाइप का गुनाह में सजा, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद ये प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन भी करता है। सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब कि तुम खुद के मतलब की तरफ से गवाही नहीं दे सकते, ओके।
आर्टिकल नंबर 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि तुम्हारे पास पर्सनल लिबर्टी है, तुम कहीं भी घूमो फिरो नाचो गाओ कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 21 को भी एक्सप्लेन करना है। देखो किस तरह से लिखा है, देख रहे हो किस तरह से लिखा लिखा गया है। इस तरीके से तुमको राइट ऑफ इक्वलिटी लिखना है। क्वेश्चन में पूछेगा राइट ऑफ इक्वलिटी, 5 मार्क्स का पूछ लेगा, तो आर्टिकल नंबर 14 का हेडिंग, 15 का हेडिंग, 16 का हेडिंग, 17 का हेडिंग, 18 का हेडिंग, हेडिंग सिर्फ हेडिंग, डिस्क्रिप्शन नहीं। इसके बाद देखो, उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो सबका हेडिंग, आर्टिकल 19 का हेडिंग, आर्टिकल 20 का हेडिंग, 21 का हेडिंग और 21(2) का हेडिंग। सिंपल सा बात है, सिर्फ हेडिंग लिखना है। हेडिंग समझ में आ रहा है ना तुमको? ओके, सिर्फ हेडिंग लिखना है। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 20 बोलता है, आर्टिकल नंबर 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लोगों के पास अपना पर्सनल लिबर्टी है, नाचे गाए गाऊं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं घूमू फिरूं नाचू गाऊं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A बताइए क्या राइट देता है हम लोग को। आर्टिकल 21A कौन सा राइट देता है बताइए। अब देखिए आर्टिकल मतलब कि 21 पहले से था, इसके बाद आर्टिकल 22 था, ऑलरेडी बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 21A बाद में आया। इस वजह से यहां पे इसको 21A लिखना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना 22 इसको कर देते हैं, फिर तो शिफ्ट करना पड़ेगा सबको, इसीलिए आर्टिकल 21A आया बीच में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप लोग को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, आप लोग को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। बस ये हेडिंग्स याद कर लेना दोस्तों, बस ये हेडिंग्स याद कर लेना, हेडिंग्स एक्सप्लेन करने हैं बस, और कुछ नहीं। देखो हेडिंग्स एक्सप्लेन करने हैं, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। ओके ओके, अब आइए आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 23 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी मतलब कि इन्वॉल्व इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते जबरदस्ती, किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते जबरदस्ती। ओके, और किसी से आप फोर्स लेबर भी नहीं करवा सकते। आर्टिकल नंबर 24 बोलता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, यानी कि कोई भी ऐसा चाइल्ड है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो 14 साल से कम है, वो लोग फैक्ट्री या कोई हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 29-30, अब आप बोलोगे कि आर्टिकल नंबर 25 से यहां पे 28 कहां पे गया, बाद में मतलब कि पढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29-30 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 29 बोलता है एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी, और मतलब कि अच्छा आप मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी से हो, आप अपना लैंग्वेज, आप अपना कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, यही बोलता है आर्टिकल 29। आप कोई भी कम्युनिटी से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल नंबर 29 बोलता है कि आप अपने कल्चर और आप अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हो। इसके बाद आर्टिकल 30 ये बोलता है कि आप चाहे कोई भी कम्युनिटी से हो, आप अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, चाहे वो छोटे कम्युनिटी से हो, चाहे वो बड़े कम्युनिटी से हो। ठीक है, आप अपना एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूशंस अपना खोल सकते हो। क्लियर है? इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 25 बोलता है कि कोई भी एक आदमी को, जो भी आदमी पकड़ लो, उसको पूरा का पूरा राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सके, प्रोपोगेट कर सके, प्रोफेस कर सके कोई भी रिलीजन। हमको अगर हिंदू बनना रहेगा हिंदू बनेंगे, मुस्लिम बनना रहेगा मुस्लिम बनेंगे, सिख बनना रहेगा सिख बनेंगे। इसको अपना वर्ड में लिख देना ना, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन हैव फुल फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, सिंपल सा बात है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है। आर्टिकल 26 बोलता है कि आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स में पार्ट ले सकते हो। जैसे कि मान लियो हमको मंदिर का पुजारी बनना है, हम बन जाएंगे, सिंपल सा बात है। अगर हम हिंदू हैं तो पुजारी बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुस्लिम आके पुजारी बन जाएगा, नहीं, वो रूल नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम हिंदू हैं तो हम पुजारी बन सकते हैं, सिंपल सा बात है। मैं रिलीजियस अफेयर्स में पार्ट ले सकता हूं, लेकिन मेरे को सेम धर्म का होना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद आर्टिकल 27 बोलता है स्टेट कैन नॉट कंपेल एनीवन इन पे टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि भाई टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। गवर्नमेंट मंदिर मस्जिद मतलब कि गुरुद्वारा, जहां पे रिलीजियस स्थान है, उसको फोर्स नहीं कर सकती। मंदिर मस्जिद से कोई भी टैक्स नहीं जाता है। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं जाता है गवर्नमेंट को।
इसके बाद आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है? इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी कि अगर मान लो कि कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट मैनेज करता है, उसमें कोई भी पढ़ सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि भैया हिंदू नहीं पढ़ सकता, मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, उसमें कोई भी पढ़ सकता है, बड़ा लोग, छोटा लोग, रिच पुअर, सब कोई पढ़ सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट का चीज है तो उसमें हर इंसान का अधिकार है। क्लियर है? ओके जी, ओके ओके ओके। आगे सबसे लास्ट वाला राइट क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 बोलता है राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कि भैया हमको ये अबव राइट्स नहीं मिला है, हमको अपना अधिकार नहीं मिला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल के थ्रू जा सकते हो। आर्टिकल 32 में यह बोला हुआ है कि अगर आपको कोई राइट्स नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये बताओ कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? इसको पढ़ाएंगे नहीं डिटेल्स में, बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है? पढ़ा दिए ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ, इसको पढ़ाएंगे नहीं हम। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ सबसे प्रधान है, लॉ से बड़ा कोई नहीं, लॉ से बड़ा कोई नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, इसी रूल ऑफ लॉ को तुमको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ऑलरेडी हमने लेक्चर, मैराथन, मतलब कि 20 मिनट सीरीज में सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ अभी, ये सेशन के बाद, ये सेशन पहले कर लो, ये सेशन पहले कर लो, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, अभी अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर है? सेपरेशन ऑफ पावर देखो, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है पावर बटा हुआ है तीन डिपार्टमेंट में, एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होता है जुडिशियरी बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कानून को पालन करवाती है, जुडिशियरी बॉडी जो न्याय दिलाती है, ठीक है? ये तीन डिपार्टमेंट्स है, पावर बटा हुआ है, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जिससे एक बॉडी के पास एक्सेसिव पावर ना चला जाए, एक बॉडी के पास एक्सेसिव पावर ना चला जाए। क्लियर है? पूरा का पूरा समझा दिया है, एकदम मक्खन करवा दिए थे। आज पूरा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ओके? ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है? सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ना है, सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ना है, ओके? इसके बाद बताओ सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या हुआ? सॉवर्जिनिटी को थोड़ा दो दो लाइन करके डिस्क्राइब करो तो रे तुम लोग। सॉवर्जिनिटी को आप लोग अपने वर्ड्स में दो लाइन मतलब कि डिस्क्राइब करो फटाफट से, वेट कर रहा हूं आपके लिए। सॉवर्जिनिटी को दो लाइन डिस्क्राइब करो, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आएगा। आप सब मिलकर अगर दो दो लाइंस करके डिस्क्राइब करोगे फिर कितना बड़ा आंसर हो जाएगा, सोचो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है? दो लाइन में अपने वर्ड में डिस्क्राइब करो। आज नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हो दो लाइन, तो कल 10 लाइन कैसे लिखोगे? हाँ, इसमें 10 लाइन लिखना पड़ेगा, इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आंसर्स में दिया हुआ है सॉवर्जिनिटी का, इसका 5 मार्क्स का आएगा। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉवर्जिनिटी, बताओ दो लाइन, बताइए जी बताइए। सॉवर्जिनिटी का मतलब है द स्टेट हैज एन इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी और पावर्स विद इट्स सुप्रीम लॉ। सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या है कि स्टेट के पास, अपना गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा पावर है कि वो खुद का कानून खुद ही बनाए, मैं दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं हूं। सिंपल सा बात है, ठीक है? तो सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा कंट्री सक्षम है सारा का सारा काम करने से, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। तो दो टाइप के सॉवर्जिनिटी होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, ठीक है? सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए थे, ओके? आप लोग मैराथन देख के आए हो ना, आप लोग लेक्चर देख के आए हो ना? हाँ कि ना बताओ, हाँ कि ना बताओ। अगर तुम ना बोल रहे हो तो पूरा पूरा रात बैठ के तुम देखोगे मैराथन। जब तक तुम मैराथन लेक्चर नहीं देखोगे तब तक तुम समझोगे कैसे? इन सब सारे कंसेप्ट्स को मैंने डिटेल्ड में समझाया है, आज तो रिवाइज करवा रहे हैं, ओके? सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवर्जिनिटी का मतलब है मेरे कंट्री में इंडिपेंडेंट पावर है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, हमारा कंट्री किसी का गुलाम नहीं है, हमारा कंट्री खुद का लॉ खुद ही बनाता है, ठीक है? इसके बाद ये बताओ सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म कौन से अमेंडमेंट में आया था बताओ तो? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो सोशलिज्म का मतलब होता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सबको सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सबको सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलनी चाहिए। सोशल इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि कोई कास्ट, क्रीड, कलर से जज ना करे, कोई कास्ट, क्रीड, कलर से जज किसी को ना करे। क्लियर है? आइए, अब डेमोक्रेसी क्या होता है बताइए? अरे भैया, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल।
गवर्नमेंट को लोग ही चुनते हैं, लोगों के द्वारा ही काम करेंगे गवर्नमेंट, लोगों के लिए ही काम करते हैं गवर्नमेंट, एंड लोगों के द्वारा ही चुना जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सरकार लोगों का ही है, लोगों के लिए ही काम करेगी सरकार, एंड लोगों के द्वारा ही चुना जाएगी। इसका मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार रहेगा, क्योंकि जनता डिसाइड करेगी, जनता जनार्दन डिसाइड करेगी, हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है, मैं अपना पावर को एक्सेस करूंगा, मैं वोट दूंगा, मैं क्या दूंगा, मैं वोट दूंगा गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। क्या समझा? तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इंडिया एक लार्जेस्ट एंड पावरफुल डेमोक्रेसी है। ठीक है, मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि किसी के पास भी एक्सेसिव पावर नहीं है, किसी के पास भी एक्सेसिव पावर नहीं है। हम लोग सरकार को जो बिठाते हैं ना, आज जो भी सरकार बैठी हुई है वो हमारे वजह से बैठी हुई है, सिंपल सा बात है। क्लियर है? बताओ चैट बॉक्स में, बताओ हाउ इज द जोश, जोश है कि खत्म, जोश है कि खत्म, बताओ जल्दी बताओ। नहीं भैया है। इसके बाद सेक्युलरिज्म का बताओ। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हम कोई जात पात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई। और ये भी आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था कब? 1976। 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तीन चीज आया था। एक तो आया था सेक्युलरिज्म, एक आया था सोशलिज्म, एक आया था फंडामेंटल ड्यूटीज। तीन चीज आया था, बताओ तीन चीज क्या क्या आया था, बताओ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तीन चीज आया था, और तीन चीज क्या क्या आया था, तीन चीज क्या क्या आया था, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्यों क्यों नींद क्यों आ रहा है, फटाफट से जल्दी बताइए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तीन चीज आया था, और क्या क्या आया था, नाम बताइए नाम बताइए नाम बताइए। सोशलिज्म, ओके, इसके बाद सोशलिज्म मतलब कि सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सबको, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई। ओके, क्लियर है? इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्लेन करो दो लाइन में, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्लेन कीजिए दो लाइन में, दो लाइन में फंडामेंटल ड्यूटीज को आप एक्सप्लेन करोगे। पूछेगा कल के एग्जामिनेशन में, पूछेगा व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड व्हाट आर द इमरजेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, पूछेगा तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे फिर बताओ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? एक बुद्धि है, जैसे हम लोग के माँ बाप बचपन में हमको बुद्धि देता था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज रेफर्स टू ए मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन विच एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल। तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये कंट्री, तुमसे भरोसा कर रहा है कंट्री कि ये फॉलो करेगा, ये हाँ यही यही इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करेगा, ये इंसान देश की तरक्की में हेल्प करेगा, ये इंसान की वजह से देश में वेलफेयर आएगा, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बिल्कुल तुमसे। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज रेफर्स टू ए सेट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन which every citizen is expected to fulfill to contribute the overall welfare and development of the society। बस सिंपल यही लिखना है, यही लिखना है, बस यही लिखना है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आया कब था? पूछा जाएगा तुमसे व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड व्हाट आर द इमरजेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इमरजेंस कैसे हुआ था? इमरजेंस हुआ था 42nd अमेंडमेंट इन 1976। लिखना फंडामेंटल ड्यूटीज emerged एज ए क्रूशियल एस्पेक्ट, ये भी अमेंड किया गया था, ये भी अमेंड किया गया था। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज पढ़ लेना। अगर मान लो इंपॉर्टेंस दे दिया ना, इंपॉर्टेंस तुमको फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर तुमको इंपॉर्टेंस दे दिया तो वैल्यूज का भी लिख सकते हो। ठीक है, वैल्यूज सिग्निफिकेंस सब कुछ क्लियर है, सब पढ़ा दिए हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा दिए हैं, आपको पढ़ना है। मैराथन अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, आज मैं पूछ रहा हूं तुमसे। क्लियर है? ये बताओ कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, आंसर दो, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास अवेलेबल हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास अवेलेबल हैं टोटल मिला के? भैया फंडामेंटल ड्यूटीज ए से लेके के तक है। ठीक है, सो 13 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास, सॉरी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितने? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11। लेकिन आपको 11 का 11 का नाम नहीं लिखना है, ऐसे लिखा रहेगा ना व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो एक्सप्लेन कर देना नहीं बाबा, कुछ भी एक्सप्लेन कर देना, कहीं पे भी एक्सप्लेन कर देना, सबका नाम नहीं लिखना है। क्लियर है? मान लो तुमको 5 याद आ रहा है, या लिख दो, 7 याद आ रहा है लिख दो, 8 याद आ रहा है लिख दो, सबका सब याद आ रहा है लिख दो, जो जैसा लिखेगा वो ऐसा मार्क्स पाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है,
तो देखो यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज कब आया था, 1976 में, और ये आर्टिकल आर्टिकल 51 के तहत आया था। ठीक है, अगर मान लो तुमको लिखा रहे व्हाट इज आर्टिकल 51 ए, इसका भी आंसर सेम ही होगा। आर्टिकल 51 ए इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसको एक्सप्लेन कर देना। आर्टिकल 51 ए क्या होता है, आर्टिकल 51 ए को ही फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। क्लियर है? ओके, the 86th constitutional amendment resulted in the inclusion of the additional fundamental duties। 86 constitutional amendment में एक और fundamental duties ऐड हो गया। 42 मतलब कि 42 था ना पहले, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रहा करती थी, लेकिन जब 86th अमेंडमेंट आया ना तब और एक ऐड हो गया, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो गया, ऐड। आ जाइए एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को हम लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। इसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज। इसके बाद आप एक एक करके बोलोगे, आप एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज बोलोगे, हर कोई एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज बोलेगा ताकि सबको सब कुछ याद आ जाए, सबको सब कुछ याद रह जाए। फटाफट से बताइए, जो आपको आ रहा है वो बताइए, जिससे 8, 10, 15 जितना भी लिख पाओ उतना लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी तुम लिख सकते हो, ए बी सी डी करके नहीं लिखना पड़ेगा तुमको, कॉमा मतलब कि तुम कॉमा कॉमा देके भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं बोला हुआ है कि आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा 10 का 10। अगर आपको 5 याद आ रहा है तो 5 एक्सप्लेन करो, 6 याद आ रहा है तो 6 एक्सप्लेन करो। अपना वर्ड में एक्सप्लेन करना, अपना वर्ड में, अपना शब्द में एक्सप्लेन करना, अपना वर्ड में एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज बताएंगे सब, एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज सब बताएंगे, सब कोई बताएंगे, सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे। फटाफट से, फटाफट से। ठीक है, बहुत सारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसे कि नेशनल फ्लैग को हम लोग को प्रिजर्व करना होता है, नेशनल एंथम को हम लोग को अपना मान सम्मान दिखाना होता है। इसके बाद जो हमारे देश को फ्रीडम किए हैं उनको भी रिस्पेक्ट करो, सिंपल सा बात है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज हु इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके बाद सॉवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी पर भी ध्यान देना है हम लोग को। सॉवर्जिनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी यानी कि देश का मान सम्मान पर भी ध्यान देना है रे बाबा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा है, टू प्रमोट मतलब कि ब्रदरहुड, भाईचारा भी बनाना है हम लोगों को। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, मतलब हेरिटेज जो हो गया, मतलब कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, उन लोगों को हम लोग को उस चीजों को हम लोग को प्रिजर्व करना है। इसके बाद लेक, रिवर्स, फॉरेस्ट, हम लोग को नेचुरल इन्वायरमेंट को भी मतलब कि प्रिजर्व करना है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब आपके क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। आपको जो पॉइंट सबसे पहले याद आएगा वही पॉइंट आप लिख देना। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, फिर भी आप लोगों को दोबारा समझा दिए। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब ज्ञान की बातें। अब ये बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इनफोर्सेबल है या नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इनफोर्सेबल है या नहीं है, बताओ जल्दी बताइए। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा क्या ये इनफोर्सेबल है, क्या कोर्ट मेरे अगेंस्ट एक्शन लेंगे, क्या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगा क्या अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया? नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट इनफोर्सेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट इनफोर्सेबल, मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिफाइबल कुड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुड इट बी जस्टिबल। क्या ये सही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अगर मान लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज अगर इन्फोर्स नहीं है तो क्या ये सही है? तो एक हद तक सही भी है, एक हद तक गलत भी है। बहुत जन इस पर डिबेट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो सही है, और बहुत लोग बोलते हैं गलत है। गलत वाले लोगों को पहले पढ़ लेते हैं। गलत वाले लोग क्या बोलते हैं, गलत वाले लोग बोलते हैं कि अगर सही रहता फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पे कोई कार्रवाई होता तो इससे क्या होता, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ता, इससे फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बढ़ता। सिंपल सा बात है। अभी मत जाना भाई, ठीक है, जो लोग भी जा रहे हैं ना ये चैट बॉक्स से अभी मत जाना। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर मान लो कल तुम्हारा पेपर ना अनएक्सपेक्टेड रह गया, फिर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो मेरे साथ, और 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक्सप्लेन करना, इसके बाद शुड इट बी जस्टिफ मतलब कि केबल, ये एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, बोला कि ये एक डिबेट वाला टॉपिक है, कोई कोई इसको मानता भी है, कोई कोई नहीं मानता है। ओके, इसके बाद आइए इस नोट से पढ़ते हैं कुछ।
इस नोट से कुछ कुछ पढ़ेंगे अभी। सारा का सारा चीज तो पढ़ा दिए हम ऑलरेडी, आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। इस तरह से आंसर लिखा जाता है। ओके, आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, यहां पे बोला हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। एक एक करके एक्सप्लेन करो लिमिटेशंस, एक एक करके आप लोग बताएंगे, एक एक करके लिमिटेशंस बताएंगे आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज का लिमिटेशंस क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज का लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये लीगली इन्फोर्सेबल क्या नहीं है। इसके बाद वाला सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अलग अलग इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ऑलरेडी 2 मैराथन में हम समझाए हुए हैं, 2-3 बार हो चुका है ये सब सारा क्वेश्चन, वापस से रिवाइज करवा रहे। सुनो, सबसे पहला लिमिटेशन नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। दूसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, अलग अलग इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये एक लिमिटेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे सिटीजन्स तो अवेयर भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। इसके बाद क्लैश विथ इंडिविजुअल राइट्स। कभी कभी इंडिविजुअल राइट्स के साथ ये क्लैश कर जाता है। या तो आप फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर लो, या तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर लो। सिंपल सा बात है। कभी कभी या तो ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाता है जहां पे या तो आप फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करो या तो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करो, इसीलिए बोलते हैं इसको क्लैश ऑफ इंडिविजुअल राइट। इसके बाद फोकस ऑन ऑब्लिगेशन नॉट राइट। कभी ये लोग ना ज्ञान बुद्धि पे फोकस करता है, ये लोग राइट्स पे फोकस नहीं करता, ये लोग अधिकार पे फोकस नहीं करता है। इसके बाद पॉलिटिकल मिस इशू, बहुत पॉलिटिकल वाले लोग, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसको मिस इशू करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को मिस इशू करते हैं। ओके, क्लियर है? अब ये बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल है या नहीं है, बताओ। नहीं है भैया, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल नहीं है। देखो आंसर, देखो इसका, आपको यही दिखाने के लिए मैं इधर लाया हूं। देखो आंसर, देखो इसका। फंडामेंटल ड्यूटीज को पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया यहां पे। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्लेन किया। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा है नो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? इसके बाद देखिए थर्ड में लिखा है कि वेदर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिकेबल और नॉट। तो देखिए इस तरह से आपको 3-3 पैराग्राफ में लिखने पड़ेंगे। हो सकता है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बड़ा जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा ना, बड़ा ही लिखना पड़ेगा ना, बढ़िया। क्लियर है? अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आइए, इस मैथ का लास्ट क्वेश्चन आइए फटाफट से। 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है? 5 मार्क्स का आ सकता है दोस्तों, ध्यान से। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज मॉरल वैल्यू देता है। मॉरल वैल्यू, जैसे कि बचपन में हम लोग को मतलब कि मम्मी पापा ज्ञान की बातें सिखाते थे, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज क्या देता है? मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन। एंड फंडामेंटल राइट्स लीगल इन्फोर्समेंट देता है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। अगर तुम किसी का राइट, किसी का अधिकार छीनोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। सोर्स देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का सोर्स है आर्टिकल 51A एंड फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है पार्ट 3। इसके बाद इन्फोर्समेंट देखिए, नॉट जस्टिकेबल, नॉट जस्टिकेबल, और यहां पे जस्टिकेबल, यहां पे जस्टिसिएबल। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है? इन्फोर्सेबल का मतलब होता है अगर फंडामेंटल राइट्स आपने फॉलो नहीं किया, किसी का राइट्स छीना है तो आपको जेल हो सकता है, और अगर कोई मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं किया तो उसको जेल नहीं होगा। सिंपल सा बात है। क्लियर है? इसके बाद लीगल, ये नॉट लीगल है, ये लीगली बाइंडिंग। इसके मतलब कि इसका जो मतलब कि पर्पस है, तो प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप और प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। ठीक है, समझ में आ गया आपको किस तरह से क्या क्या लिखना है? आंसर्स दिखा रहे हैं आपको ऑलरेडी। ये सब चीज, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग 20 मिनट का रिवीजन सीरीज किए थे। 20 मिनट का हम लोग रिवीजन सीरीज किए थे, मैराथन किए थे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। लेकिन आप आज लास्ट वाला दिन हम आपको आंसर फ्रेमिंग दिखा रहे हैं कि इस तरह से आंसर लिखना भाई, वरना गलत हो जाएगा तुम्हारा। आंसर को इस तरह से अच्छे वे में अगर लिखोगे तो ज्यादा ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ओके, आर्टिकल 51A बता ही दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता ही दिए, सब कुछ बता दिए। देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ओके, आइए
आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा, बस ज्यादा नहीं है, बस 15 मिनट और, बस 15 मिनट और चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको डिफाइन करने बोला तो आप क्या लिखोगे, फटाफट से डिफाइन कीजिए। 4 लाइन 2 लाइन जितना भी आप लिख पाओ उतना लिखिए। चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट करो भाई। बता रहे हैं डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप क्या लिखोगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड आउटलाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, 26 नवंबर होगा यहाँ पे। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर एंड इट वॉज अप्लीकेबल ऑन, मतलब कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे, इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड आउटलाइनिंग द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26, बताइए, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 मतलब कि नवंबर 1948 और इसको इनैक्ट कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसके बाद देखिए साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर क्या है इसका, सबसे पहला प्रियम्बल, सबसे पहला फीचर क्या है, प्रियम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी वर्जन क्या है, प्रियम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआती होता है प्रियम्बल से, एक समराइजेशन वर्जन होता है ना। सबसे पहला साइलेंट फीचर में आता है प्रियम्बल। इसके बाद आता है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी के पास एक्सेसिव पावर नहीं है, फेडरल पावर है। फेडरल पावर मतलब कि बटा हुआ पावर। इस कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सब है, सिंपल सा बात है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, तो वो भी लिख दीजिएगा एक, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, आपके पास राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको बहुत मतलब कि बढ़िया से पढ़िएगा। 5 मार्क्स का ये अकेला आ सकता है, 5 मार्क्स का ये अकेला आ सकता है, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पूछ सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो इसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, ओके। इसके बाद इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग अलग से भी आ सकता है, अलग अलग से भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर एक साइलेंट फीचर को पढ़ लेना, हर एक साइलेंट फीचर को पढ़ लेना। मान लो कि सेपरेशन ऑफ पावर पूछ लिया जाए, रूल ऑफ लॉ पूछ लिया जाए, या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, तो हर एक चीज को बढ़िया तरीके से रीड कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10 पॉइंट लिखा गया है। आप लोग अपने मार्क्स के हिसाब से लिखना, मार्क्स रहेगा 10 तो 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका मार्क्स है 10, आपको याद आ रहा है 7, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा आपको, मार्क्स मिल जाएगा। बस पॉइंट्स याद रखना, बस बना बना के लिखना, पॉइंट्स याद रखना, बना बना के लिखना, जितना बना बना के लिख पाओगे उतना अच्छा है, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बस ये जो पॉइंट है ना, सेक्युलरिज्म हो गया, इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप हो गया, इसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर हो गया, ये सब पॉइंट याद रखना। ये सब पॉइंट अगर तुम याद नहीं रख पाओगे तो फिर कैसे चलेगा, बताओ, ओके। अब ये बताओ कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि व्हाट इज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या होता है, बताओ चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि इसका मतलब होता है कि क्या हमारी कंट्री रूल फॉलो कर रही है, लॉ फॉलो कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसको बहुत डिटेल में हम लोग समझा दिए हैं, आप इसको रीड कर लेना अभी आराम आराम से। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, दैट ए कंट्री फॉलोज इट कंडीशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशंस रूल्स, मेरा कंट्री क्या कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। हम लोग इसमें यह भी देखते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल तो नहीं बन गया, कोई एक गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल तो नहीं बन गया, ये सब भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या सारे के सारे जन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये सब भी मतलब इसका हिस्सा है, ठीक है। इसका एलिमेंट्स क्या क्या होता है, इसका एलिमेंट्स होता है सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, इसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर,
चेक्स एंड बैलेंसेस। आप देख सकते हो किस तरह से आंसर लिखा गया है, इस तरीके से ही बिल्कुल अच्छे वे में आप आंसर लिखना, आंसर लिखने पे ज्यादा फोकस करना। ओके, इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होगा बताओ, एक एक करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लाया हूं आपके लिए। 4 क्वेश्चन करेंगे, बस 4 क्वेश्चन करेंगे आप। ओके ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो भैया, जस्टिस के बारे में तुमसे पूछ सकता है, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी के बारे में पूछ सकता है, इक्वालिटी के बारे में पूछ सकता है, फ्रेटर्निटी के बारे में पूछ सकता है। तो हर एक चीज 5-5 मार्क्स का आएगा। जस्टिस के बारे में पूछेगा तो 5 मार्क्स, लिबर्टी के बारे में पूछेगा 5 मार्क्स, इक्वालिटी के बारे में पूछेगा 5 मार्क्स, फ्रेटर्निटी के बारे में पूछेगा 5 मार्क्स। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना, देख लो किस तरह से एक्सप्लेन करना है। देखो इस तरह से 4-5 लाइन में हर किसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लिबर्टी को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, इक्वालिटी को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, फ्रेटर्निटी को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 8 लाइन एक्सप्लेन करोगे, आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 8 लाइन एक्सप्लेन करोगे। अलग अलग से आ सकता है ये सब चीज कि व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, व्हाट डू यू मीन बाय मतलब कि लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेटर्निटी, इस तरह से आ सकता है, जरा ध्यान से। ओके, रिपब्लिक भी पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मतलब कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि जस्टिस के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। एक होता है सोशल जस्टिस, एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस, एक होता है लीगल जस्टिस, ठीक है। 4 के 4 टाइप्स हम लोग पढ़े थे। आइए अभी सारा का सारा चीज तो कवर हो गया, फास्ट ट्रैक वे में आपको रिवाइज करवा दिया, दिखा भी दिए कि किस तरह से आंसर्स लिखना है, इस तरीके से आंसर्स लिखना है। इसके बाद जाके पीडीएफ देखना, एक बार रीड करना अपने से, ठीक है, रीड करना इसके बाद अपने से। आइए अब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। मान लो कि आपको पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है बताइए। नेगेटिव का मतलब हो गया कि जिस देश में संविधान फॉलो नहीं होता है, जिस देश में संविधान पे फोकस लोग नहीं करते हैं, जिस देश में सिर्फ पैसा है, पैसा पैसा पे फोकस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका आप देखिए, द मतलब कि ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ नेगेटिव नेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इन लॉ ए नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया मींस व्हेन इट प्रिवेल्स फ्रॉम द एंटिटी फ्रॉम डूइंग एन सर्टेन एक्ट, यानी कि पहले नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ करता था। एंड इसके बाद पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर मान लो कि मैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट से कर रहा हूं, पॉजिटिव एस्पेक्ट से संविधान को फॉलो कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। आगे इसके बाद बोला हुआ है कैन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बी अमेंडेड, इस तरह से बोलेगा तुमको, ठीक है। इस तरह से तुमको क्या बोलेगा? कैन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बी अमेंडेड, क्या कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है? तो तुम बोलना द कंसेप्ट ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस रेफर्स टू रिवाइजिंग एनी एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। किसी कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करना, इसका मतलब हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस को ही रिवाइज कर रहे हैं, सिंपल सा बात है। किसी कॉन्स्टिट्यूशंस को मान लो हमें चेंज करना है, तो इसका मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, उस एलिमेंट को रिवाइज कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स एडिंग न्यू एक्ट्स, चेंजिंग एग्जिस्टिंग एक्ट्स एंड एलिमिनेटिंग ओल्ड एक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम कोई नया एक्ट को ऐड कर रहे हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग एक्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं, या तो कुछ ओल्ड एक्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ नया, ऑफ कोर्स अगर मान लो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, अमेंड करना है, तो हमें पुराने वाले कानून को हटाने पड़ेंगे ना, बताओ हाँ या ना। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसा कानून है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, उसको चेंज करना है, तो क्या पुराना वाला लॉ जो है, पुराना वाला जो कानून है, उसको हटाना पड़ेगा ना? जी बिल्कुल, पुराना वाला को हटाओ, नया वाला को लाओ, पुराना वाला को हटाओ और नया वाला को लाओ, यहां पे यही बोला हुआ है। यहां तक सबसे पहले पढ़ना, इसके बाद यहां से यहां पर लेना, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट नो अमेंडमेंट इज डन ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पे बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज मत करना, बस उसके बीच में जो एलिमेंट चेंज होना चाहिए उसको बस चेंज करना, ऐसा कुछ मत करना जिससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज होना पड़े।
जिससे पूरा संविधान ही चेंज होना पड़े, ऐसा कुछ मत करना। बस वो काम करना जिससे वो छोटा सा लॉ हट जाए, उसके बदले में एक नया लॉ आ जाए, और जस्ट उतना ही काम करना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है वैसे ही बना के रखो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? इसको याद कर लेना अच्छे से कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, अमेंड हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, एक एक्ट चेंज करने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग एक्ट से, एंड एलिमिनेट करने पड़ेंगे ओल्ड एक्ट। ठीक है, एलिमिनेट करने पड़ेंगे ओल्ड लॉ। इसके बाद द सुप्रीम कोर्ट वाला लाइन चिप देना, सुप्रीम कोर्ट वाला लाइन चिप देना। ओके, क्लियर है? इसके बाद देखो स्टेट का डेफिनेशन बोल सकता है, स्टेट का डेफिनेशन तो ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। बताओ स्टेट किस आर्टिकल के थ्रू दिया हुआ है? आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन स्टेट। आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल ऑथोरिटीज। मतलब कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑल लोकल ऑथोरिटीज, और कोई भी है, कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट। याद कर लेना, इसको याद कर लेना। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब कि द गवर्नमेंट ऑफ एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, all local and other authorities, and all local and other authorities under the control of government of India, under the control of government of India। ठीक है, यानी कि स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को, स्टेट बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट को, एमएलए एमपी जो हो गया उसको भी तो हम लोग स्टेट ही बोलते हैं। ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटीज, जो भी अपने इंडिया में रहता है, जो भी लोकल अथॉरिटी है, जो भी अदर अथॉरिटी है, उनको भी हम लोग स्टेट ही बोलेंगे। एंड ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे स्टेट है। स्टेट कौन से आर्टिकल में आया? आर्टिकल नंबर 12 में आया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है। अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हुआ? द एसेंशियल और बेसिक राइट ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन। जो राइट तुमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। जो अधिकार तुमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को मिलना चाहिए, एक आम आदमी को मिलना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको बोलते हैं भैया? द गाइडलाइंस आर कंसिडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉ। एक लॉ को बनाने के लिए या एक पॉलिसीज को बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन सा गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। गवर्नमेंट जब एक कानून बनाती है, जब एक लॉ बनाती है, जब एक पॉलिसी बनाती है, तो उसे क्या फॉलो करना पड़ता है? कौन से गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है? ये कौन बताता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में 5 मार्क्स का दे दे तो डिफाइन कर दोगे, इसको मीनिंग बता देना। ओके, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया हुआ है और ये पार्ट 4 में दिया हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया हुआ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में दिया हुआ है। इसके बाद नेचर इसका नेगेटिव है। फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है ना वो नेगेटिव है, और इसके बाद मतलब कि डायरेक्टिव मतलब कि प्रिंसिपल का नेचर जो है वो पॉजिटिव है। इसके बाद इन्फोर्सिबिलिटी, ये लीगली इन्फोर्सेबल है, ये नॉट इन्फोर्सेबल है। अगर तुम फॉलो नहीं किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कोई बात नहीं, फॉलो मत करो भाई, इसके लिए कोई तुमको सजा नहीं होगी। ओके, इसके बाद डेमोक्रेसी, इसका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसका सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। लेजिस्लेशन नॉट रिक्वायर्ड प्रमोट्स मतलब इसका हो जाएगा मतलब कि पब्लिक वेलफेयर, इसका हो जाएगा इंडिविजुअल वेलफेयर। इसका पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पब्लिक वेलफेयर, एंड इसका हो जाएगा इंडिविजुअल वेलफेयर। ठीक है, याद कर लेना एक बार, याद कर लेना एक बार, इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना। अरे 5 मिनट बैठोगे याद हो जाएगा आराम से। इसके बाद देखो स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है पढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ देंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन तुम मेरे से वादा करो, अगर तुमने मैराथन नहीं देखा है तो तुम मैराथन देखोगे मेरा, ये वाला नहीं, इसके पिछले वाला जिसमें पूरा का पूरा डिटेल में कराए थे, मैराथन देखोगे। अगर मैराथन में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 लेक्चर भी आप देख सकते हो, लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड है, डिटेल्ड लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। मैराथन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज भी देख लेना, क्लियर है? आप 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज भी देख लेना। बताओ ये सब करोगे कि नहीं? बताओ,
नहीं करोगे तो एग्जाम खराब जाएगा। ये सब कर लेना। इसके बाद मेरा जो सीवी का जो नोट्स है, ई बुक अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। आज रात को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आज ही, कल ही तो लास्ट एग्जाम है। इसके बाद तो कितना गैप के बाद एग्जामिनेशन है। क्लियर है? ओके, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलिए स्टेट क्या होता है। स्टेट में चार एलिमेंट रहते हैं। एक तो होता है मतलब कि पॉल्यूशन, एक होता है मतलब कि गवर्नमेंट सॉवर्जिनिटी, और गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है पूरा स्टेट। अरे गवर्नमेंट में एक ही एलिमेंट रहता है, स्टेट। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टेट, और स्टेट में तो पूरा चार का चार एलिमेंट रहता है। जैसे इस देश का पॉपुलेशन को भी आप स्टेट ही बोलोगे, इस देश को भी आप स्टेट ही बोलोगे, इस देश के गवर्नमेंट को भी आप स्टेट ही बोलोगे, इस देश के स्वाधीनता को भी आप स्टेट ही बोलोगे। लेकिन गवर्नमेंट तो सिर्फ एक हिस्सा है स्टेट का, गवर्नमेंट एक एलिमेंट है स्टेट का। स्टेट अपने में बहुत वास्ट है। क्लियर है? इसके बाद सॉवर्जिनिटी। Sovereignty is the hallmark of the state and the state has sovereign ownership. Sovereignty state का प्रतिष्ठा है, hallmark मतलब प्रतिष्ठा। ओके, इसके बाद the government exercises power behalf of the state. इसके बाद एजेंट पढ़ लो। state is the principal and government exercise power. State is the principal of own agency as government. State एक प्रिंसिपल है, स्टेट प्रधान है। ओके, और गवर्नमेंट एक खुद का एजेंट है, खुद ही एक एजेंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस पावर एंड अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट के बिहाफ में पावर एंड अथॉरिटी गवर्नमेंट करता है। सिंपल सा बात है। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा सारा का सारा पॉइंट्स। ओके, आज आपको ज्यादा मतलब कि देर तक नहीं बिठाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। आप ट्राई कीजिएगा कि 6-7 पॉइंट्स पढ़े, इसका 6-7 पॉइंट्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में। ओके, तो चलिए मिलते हैं। आप लोग को ज्यादा नहीं बिठाते हैं, लेकिन भाई सुनो, सुबह उठ जाना। अगर रात को सोओगे तो सुबह उठ जाना, अगर रात को पढ़ोगे तो देर तक पढ़ना, लेकिन पढ़ने के सिवा कुछ मत करना। रिवाइज करवा दिए, बस खत्म हो गया। आज का सेशन समाप्त। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। और देख लो एक बार क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन करवाए हैं, ये देख लो कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं, हम कौन कौन से क्वेश्चन करवाए देख लो एक बार। सबसे पहला, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इसका क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।